नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने मुगल राजपूत संबंध के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन? मुगल राजपूत संबंधों के बारे में। राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, कोई लाइब्रेरियन का हो, किसी भी राजस्थान के एग्जाम में मुगल राजपूत संबंध है, ये टॉपिक चलता है। कोई भी चाहे एग्जाम हो। जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। इसमें देखो दो शब्द हैं, एक है मुगल तो दूसरा है राजपूत। पहले यदि बात करें कि राजपूत कहां से किस प्रकार से हैं, दो चार नॉर्मल सी बातें करते हैं। भारत का यदि प्रथम कोई शक्तिशाली राजवंश था तो वो था मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। भारत का प्रथम शक्तिशाली राजवंश जो एक विस्तृत भूभाग पर शासन करता है और जिस वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत का प्रथम एक विस्तृत राजवंश जो एक विस्तृत भूभाग पर शासन करता है। यह नहीं कह सकते कि मौर्य वंश ने संपूर्ण भारत पर शासन किया था। मौर्य वंश का ही शासक था अशोक, जिसने बड़े क्षेत्र पर शासन जरूर किया परंतु समस्त भारत पे नहीं किया था, विस्तृत भूभाग पर किया था। क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य था, इस अशोक के साम्राज्य में कामरूप का भाग नहीं था। कामरूप जिसे वर्तमान में असम कहते, यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह भारत का प्रथम वंश। भारत का अंतिम वंश यदि विस्तृत भूभाग पर शासन करता है, हिंदू वंश की बात करें तो वर्धन वंश आता है। वर्धन वंश जिसका शासक था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक है। यह अंतिम राजवंश है, हिंदू वंश है जो एक बहुत बड़े भूखंड पर शासन करता है, विस्तृत भूखंड पर शासन करता है। हर्षवर्धन के शासन की बात करें तो इसका शासन है 606 से 647 के मध्य। 606 ईस्वी से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासन था। वर्धन वंश का शासक था जिसका भारत में विस्तृत भूभाग पर शासन होता है। जो ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647, इनकी मृत्यु होने के बाद में समस्त भारत छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित हो जाता है, जिनमें प्रमुख यदि अपने राजपुताना को लेकर देखें तो एक तो था प्रतिहार। कौन था? प्रतिहार था, परमार था, चालुक्य था, चौहान था। उसके बाद में थोड़ा सा इधर देखें तो गुहिल वंश भी था, ठीक है। बाद में राठौड़ वंश की भी स्थापना हो जाती है, भाटी वंश भी था। यानी राजपुताना के संदर्भ में तो ये राजवंश हुआ करते थे। हालांकि भारत के बंगाल के क्षेत्र में पाल थे, दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, दक्षिण में चोल भी थे, उत्तर में कारकोट व लोहार वंश था जो अपने कश्मीर वाले क्षेत्र में था। यानी कह सकते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समस्त भारत में छोटे छोटे वंशों का उदय होता है और ये टाइम पीरियड है 7वीं सदी, और जिसमें सर्वाधिक जो वंश थे वो वंश होते हैं राजपूत जाति। कौन सी जाति? राजपूत जाति के राजवंश थे। इसलिए 7वीं जो सदी है, 7वीं सदी से शुरू होता है कौन सा काल इतिहास में? राजपूत काल, जो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य तक चलता है। अब देखो राजपूत काल में सारे शासक अपनी अपनी शक्तियां या छोटे छोटे साम्राज्यों का यानी अपने साम्राज्यों का शासन कर रहे हैं। इसी दौरान यदि भारत में मुख्य 2-3 काम हुए थे, जिसमें नंबर 1 बात करें तो इस दौरान भारतीय उत्तरी पश्चिमी की जो सीमा थी, उस सीमा पर अरबों का, तुर्कों का या कह सकते हैं भारत पर मुसलमानों का शासन होना शुरू हो गया था। क्योंकि केंद्रीय शक्ति हर्षवर्धन था, वो तो हो जाता है पतन
उसके बाद छोटे राज्यों का उदय, इसलिए भारत के इस क्षेत्र से अरबों के आक्रमण शुरू होते हैं, जिनमें यदि प्रथम अरब आक्रमण की बात करें तो 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। उसके बाद में इसी रास्ते से गजनवी के आक्रमण होते हैं, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, जिसने भारत में 2 प्रमुख युद्ध करता है, 1191 व 1192 में। यानी 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य अरबों के आक्रमण शुरू हो गए। इधर गजनवी के आक्रमण हुए, मोहम्मद गोरी के आक्रमण होने लगे। ये आक्रमण होते हैं। यदि इस आक्रमण में किसी एक जाति को सराहना दे कि किस जाति ने इन आक्रमणों का सर्वाधिक सामना किया, तो वो एक राजपूतों की वीर जाति थी, जिनका नाम था गुर्जर प्रतिहार। कौन जी? गुर्जर प्रतिहार, जो उस दौरान अरबों के आक्रमणों का या इनके जो तुर्की आक्रमणों का सामना करने का कार्य किया था। इस बात का अंदाजा हम एक कथन के दौरान लगा सकते हैं। अरब यात्री था सुलेमान। सुलेमान है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को अरब का दुश्मन कहता है, मुसलमानों का दुश्मन बताता है। यानी कि मुसलमानों को या अरबों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने का कार्य गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने सर्वाधिक किया था। वंश की बात है तो गुर्जर प्रतिहार वंश की, क्योंकि इस गुर्जर प्रतिहार वंश का इस दौरान गुजरात से लेकर या गुर्जरात्रा क्षेत्र से लेकर राजस्थान के मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, जालोर के क्षेत्र तक शासन था किनका? गुर्जर प्रतिहार जाति का। तो 7वीं से 12वीं सदी में यदि इन मुसलमानों को भारत में एंट्री करने से यदि रोकने का कार्य प्रमुख किया था तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। आर.सी. मजूमदार है, रमेश चंद्र मजूमदार। जो रमेश चंद्र मजूमदार इतिहासकार तो ये बताते हैं कि 7वीं से 12वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने, जो राजपूतों का एक वंश था, उन्होंने भारत के लिए इस सीमा के क्षेत्र में द्वारपाल का कार्य किया था, जो अरबों को भारत की ओर बढ़ने नहीं दिया था, और खास कर से इस इलाके में। हालांकि इस ऊपर वाले क्षेत्र में अरबों का शासन कुछ क्षेत्र पर अधिकार हो चुका था। अब देखो, यदि दूसरी किसी जाति की बात करें तो इसी काल में चौहान वंश का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि चौहान वंश वो राजपूत वंश है जिसने दिल्ली पर शासन किया था। राजपूताना का वो राजवंश प्रथम जो दिल्ली पर शासन करता है चौहान वंश है। विग्रह राज वगैरह जो इन चौहान वंश के शासक थे, परंतु जो चौहान वंश के शासक एक नाम आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तो सामना करना पड़ गया था मोहम्मद गोरी के 2 आक्रमणों का। प्रथम आक्रमण 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने बड़ी सरलता से पराजित कर दिया था, परंतु हमारे राजपूतों की सबसे बड़ी एक भूल थी कि भागती हुई सेना पर पीछा करके आक्रमण नहीं करते हैं। उसी भूल के कारण 1192 में पुनः मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर देता है। और यह भारतीय इतिहास विशेष तौर से राजपूताना के इतिहास में एक काया पलट का काम करता है। और काया पलटी इस प्रकार से कि इसी मोहम्मद गोरी जो था, इस गोरी का एक गुलाम था, गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी। अब देखो, 7वीं से 12वीं सदी का राजपूत काल 2 खास वीर जातियां हैं, प्रतिहार व जो चौहान। प्रतिहार सबसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिसने अरबों के आक्रमणों का सामना किया था।
एक तो इनके आक्रमण हुए इस काल में 7वीं से 12वीं, एक इन गौरी का आक्रमण हो गया। तीसरा यदि बात करें मुख्य जो इस काल की जो घटना है राजपूत काल की, वो काल की है हर्षवर्धन के राज्य के लिए हमारे क्षेत्रीय जो राजवंश थे उनमें आपस में संघर्ष हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कौन सी थी भैया? कन्नौज। और इस कन्नौज को लेकर 3 राजवंशों में 100 वर्षों तक आपसी युद्ध चलता रहा, जिसे कहा जाता है 100 वर्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष। और कन्नौज युद्ध में भी वीर जाति कौन सी? तो कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार थे, जो राजपूताना व गुर्जरात्रा का जो क्षेत्र में शासन करते थे। एक बंगाल का राजवंश था जो पाल वंश था। उसके बाद में एक दक्षिण का राजवंश था जो राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। तो 7वीं से 12वीं सदी के जो राजपूत काल था वो अपने आप को पावरफुल नहीं बना पाता, केवल और केवल इन्होंने अपने एक विस्तृत क्षेत्र को छोड़कर केवल एक जो संक्षिप्त जो क्षेत्र था उस पर शासन किया और किसी भी प्रकार के कोई अपने साम्राज्य या सैन्य दृष्टि से अपने आप को मजबूत नहीं बनाया था। इसी कारण 1192 में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। अब देखो अपने पास दूसरा जो वर्ड है वो है मुगल। भारत में मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। अपन पहले मुगल काल देख लेते। राजपूत में देखो अपने को ध्यान रखना है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है, जो सबसे विस्तृत वंश था, पहला भारत का विस्तृत भूखंड पर शासन करता है। अशोक के टाइम में जो असम का, कामरूप का, इनका संपूर्ण भारत नहीं कह सकते, ठीक है। हर्षवर्धन के पतन के बाद में राजपूत काल की शुरुआत होती है। राजपूत काल में 2-3 काम हुए थे। एक तो इनके आक्रमण हुए थे जिनमें अरब आक्रमणकारी कासिम का, गजनवी का आक्रमण है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण है, मेन 1191-92 में गौरी के आक्रमण, और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाना। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना 1206 में हो गई थी। तो ये आखिर मुगल काल कहां से आए? 2 बातें, ज्यादा थोड़ा लंबा तो जरूर होगा वीडियो। 1206 में मुगल वंश की स्थापना नहीं, मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में। और 1206 से लेकर 1526 का काल है एक तो मुस्लिम सत्ता का, जिसे सल्तनत काल कहते हैं। कौन सा काल? सल्तनत काल कहा जाता है। हालांकि सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था जी? इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। चलो देखते हैं किस प्रकार से बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। उस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, चलो करते हैं बातें। अब देखो जी, भारत में जब आक्रमण करता है बाबर, उस दौरान के भारत की यदि हम स्थिति के बारे में देखें तो भारत का यह क्षेत्र जो यहाँ था दिल्ली, और दिल्ली में सुल्तान था इस दौरान इब्राहिम लोदी। कौन जी? इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी को पूरे भारत में यदि कोई टक्कर देने वाला शासक था तो वो और कोई नहीं था, राजपूताना का शासक राणा सांगा था। यानी दूसरा पावरफुल, दूसरा नहीं पहला कह सकते हैं, क्योंकि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1517 से लेकर 1519 के मध्य 2 बार पराजित किया था, खातौली के युद्ध व बांडी के युद्ध में। तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक तो राणा सांगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 1% थी। बाद में था इब्राहिम लोदी, पर इब्राहिम लोदी इस कारण है शक्तिशाली क्योंकि ये केंद्रीय सत्ता प्रशासन कर रहा। हालांकि शक्ति के बल पर शक्तिशाली ये था, राजनीतिक अधिकारों के तहत शक्तिशाली ये है। उसके बाद में एक शासन था दक्षिण में, विजयनगर साम्राज्य का शासक है कृष्ण देव राय। कौन जी? कृष्ण देव राय है। चलो अपने को जो काम आने ये 2 शासक आने। इधर फरगना के मध्य एशिया का क्षेत्र, मध्य एशिया के क्षेत्र का है बाबर।
बाबर जिसका वंश है मुगल वंश। किस प्रकार से बाबर है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, यही देखने जा रहे। बाबर का जन्म जिसका हुआ था 14 फरवरी 1483 को। देखो बाबर व राणा सांगा का जन्म दिवस सेम सा। राणा सांगा है, राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 में और बाबर का जन्म होता है 1483 में। बाबर जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी। बाबर ने भारत में यदि सबसे पहले आक्रमण किया था तो वो किया था 1519 में और भारत में सत्ता की जो स्थापना की थी बाबर ने वो की थी 1526 ने। यानी 1519 से 1526 के मध्य बाबर ने टोटल भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार जी? 5 बार आक्रमण करता है बाबर। बाबर जिनके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख, किनका नाम? पिता का नाम है मिर्जा उमर शेख और इनकी माता का नाम था कुलतुग निगार खां। कुलतुग निगार खां, क्योंकि मुगल राजपूत पढ़ रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो बाबर ने भारत में प्रथम जो आक्रमण किया था वो किया था बाजोर व भेरा, यानी बाजोर व भेरा अभियान बाबर का भारत में प्रथम अभियान होता है। यही वो अभियान है जिसमें बाबर ने तोपखाने का पहली बार भारत में प्रयोग किया था। यदि बाबर ने युद्ध की बात करेंगे तो किस युद्ध में तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग करता है तो बता सकते हैं 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध तोपखाने का प्रयोग करता है। युद्ध की बात करेंगे तो, और वैसे तोपखाने का भेरा अभियान व बाजोर अभियान में। हालांकि राजपूताना के संदर्भ में 17 मार्च सन 1527 का खानवा युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध करता है, उसमें राजपूताना के संदर्भ में तोपखाने का प्रयोग करेगा। यह तोपखाने से संबंधित 3 क्वेश्चन है। बाबर का पहला अभियान है 1519 में बाजोर व भेरा का अभियान, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सीमावर्ती जो क्षेत्र है। उसके बाद में दूसरा जो अभियान है वो है 1520 में, वो है पेशावर अभियान। कौन सा? पेशावर। और पेशावर का कुछ क्षेत्र बाबर इस दौरान जीत लेता है। हालांकि जब बाबर पेशावर जीतता है उसी कारण जो काबुल के क्षेत्र में बाबर एक बार के लिए पुनः जाता है तब बाजोर व भेरा हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए बाबर ने 1520 में दूसरी बार बाजोर व भेरा को जीता था। यानी बाबर ने 1519, 20, 3 अभियान कर लिए भारत में, परंतु ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूसुफ जई जो मुस्लिम जाति थी उनके ही विरुद्ध ये अभियान किए जाते हैं। बाबर का प्रमुख जो अभियान था वो था पंजाब के क्षेत्र में 1524 में, और पंजाब का गवर्नर बताया जाता है दौलत खां लोधी, और दौलत खां लोधी को बताया जाता है पराजित कर दिया था। दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा हैं, ठीक है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार मान्यता यह भी है कि 1522 में दौलत खां लोधी के कुछ इलाके को, कब? 24 नहीं 22 में दौलत खां लोधी के कुछ इलाके को बाबर ने जीत लिया था। जब दौलत खां के कुछ इलाके को बाबर जीत लेता है, इसलिए बड़े दरबार में दौलत खां लोधी का उनके सुल्तान चाचा ये भतीजा इब्राहिम लोधी ने अपमान किया था। और दौलत खां लोधी का जब उनके भतीजे के द्वारा अपमान किया जाता है और इसी अपमान का बदला लेने के लिए दौलत खां लोधी ने ही बाबर को पंजाब व दिल्ली के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये
ज्यादातर इतिहासकारों का मानना यह है। हालांकि बाबर तो अपने जो बाबरनामा है उस बाबरनामा में यह भी उल्लेख करता है कि राजपूताना का शासक राणा सांगा जो था, राणा सांगा ने मुझे आक्रमण के लिए बुलाया था और कहा था कि दिल्ली व एक आगरा का जो क्षेत्र है, दो क्षेत्र हैं जिसको हम आपस में बांट लेंगे और लोधी को पराजित कर देंगे। हालांकि ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि दौलत खान लोधी ने बुलाया था और यह 1524 का पंजाब का चौथा अभियान था, किसका? बाबर का। और इस अभियान में दौलत खान के पराजित करता है बाबर। अब देखो बाबर का जो भारत में 5वां अभियान है और वो 5वां अभियान इंपॉर्टेंट है। 5वां अभियान कौन सा है? जो 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने आक्रमण किया था और युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। कौन करता है? बाबर। और बाबर के पास था तोपखाना, इसलिए इब्राहिम लोधी बड़ी सरलता से पराजित ही नहीं होता, युद्ध मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। एकमात्र इब्राहिम लोधी वो सुल्तान है जो युद्ध मैदान में मारा गया और यही बाबर की बड़ी सफलता थी भारत में, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 के युद्ध के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अपना टॉपिक शुरू होगा मुगल राजपूतों का संबंध। अब इससे पहले हमने चर्चा की थी राजपूतों की कुछ मुख्य बिंदु, तो हमने चर्चा की थी कि आखिर मुगलों के वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है, जिसमें बाबर के अभियान देखे थे अपन ने। 5 अभियान करता है बाबर और असली वीडियो शुरू होगा अब जी। अब देखने अपने मुगल राजपूत संबंध, यानी भारत में बाबर ने मुगल वंश की जब स्थापना कर ली थी, कब? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके। अब यदि बाबर का सबसे खतरनाक जो प्रतिद्वंदी होगा वो राजपूताना का एक शेर होगा और वो राणा सांगा। क्यों? कौन होगा जी? राणा सांगा होगा। राणा सांगा क्यों होगा प्रतिद्वंदी? क्योंकि बाबर ने जिस इब्राहिम लोधी को पराजित किया था अपने तोपखाने के बलबूते, और वही इब्राहिम लोधी राणा सांगा से काफी पहले 1517-18 व 1519 में पराजित 2 बार हो चुका था। किससे? राणा सांगा से। और राणा सांगा की सीमाएं दिल्ली की सीमाओं तक टकराती थी, इसलिए बाबर का प्रतिद्वंदी राणा सांगा है। बाबर व राणा सांगा के मध्य 2 युद्ध होते हैं, जिसमें प्रथम जो युद्ध होता है वो होता है 16 फरवरी 1527 और ये युद्ध जिसे कहते हैं बयाना का युद्ध। किन किन के मध्य? तो हम कह सकते हैं बाबर की सेना व राणा सांगा की सेना के मध्य। हालांकि बयाना युद्ध में न इधर से बाबर शामिल था तो न राणा सांगा, दोनों की सेनाएं थी और बाबर की सेना को बड़ी ही सरलता से राणा सांगा की सेना ने बहुत बुरी हालत से पराजित किया था। किसकी सेना को? बाबर की सेना को। बाबर की सेना बुरी तरह से राणा सांगा की सेना से पराजित हो चुकी है बयाना के युद्ध में, और बयाना पड़ता है भरतपुर में। कहां जी? भरतपुर में। कब पराजित किया था? 16 फरवरी 1527 को। अब देखो जी, बाबर का सपना यही है कि कैसे भी करके मैं राणा सांगा को पराजित करूं, क्योंकि जिस प्रकार से बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने पराजित किया है, इसी प्रकार से यदि हमारी सेना एक बार और पराजित हो गई तो मैं कभी भी भारत में मुगल वंश की स्थापना भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो केवल पैर अभी तक जमाए हैं,
नॉर्मल भैया, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतना तो केवल, परंतु मुगल वंश की सत्ता पर मोहर लगेगी तो वो तो राणा सांगा को पराजित करने के बाद ही लग सकती है। तो राणा सांगा व बाबर के मध्य दूसरा जो प्रमुख युद्ध हुआ था वो हुआ है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। हालांकि जो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, उनके अनुसार इनकी तिथि है 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध का कारण की बात करें तो दोनों ही शासकों के द्वारा महत्वाकांक्षी होना। दूसरी यदि बात करें तो बाबर के द्वारा राणा सांगा पर यह आरोप लगाना कि राणा सांगा ने मेरे को पत्र लिखकर दिल्ली के विरुद्ध सहायता मांगी थी, परंतु मैंने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो सांगा ने शर्त के मुताबिक आगरा पे आक्रमण करके मेरा साथ नहीं दिया। तो वचनबद्धता का क्या लगा देता है, आरोप लगाता है। हालांकि इतिहासकारों का यह भी मानना इनके मध्य सहायता की शर्त हुई न हुई, परंतु इनके मध्य पत्र व्यवहार हुआ था। क्या हुआ था, पत्र व्यवहार हुआ था। और पत्र व्यवहार का जो कार्य कर रहा था वो सलहदी तंवर कर रहा था। कौन जी, सलहदी तंवर। सलहदी तंवर जो राणा सांगा व बाबर के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य कर रहा है, डाकिया है जी ये सलहदी तंवर। उसके बाद में यदि तीसरे कारण की बात करें तो राणा सांगा के द्वारा अफगानों को शरण दी गई थी, जो अफगान लोधियों के ही वंशज थे। इब्राहिम लोधी का ही भाई था महमूद लोधी। कौन था जी, महमूद लोधी। और महमूद लोधी को दूसरा नाम आता है हसन खां मेवाती को। इनको राणा सांगा ने शरण दी थी, इसलिए दोनों के मध्य खानवा युद्ध होना निश्चित था। खानवा कहां पड़ता है जी, तो ये बता सकते हैं खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे पड़ता है खानवा। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य होना तय है, क्योंकि दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी हैं। दोनों आपस में वचनबद्धता का आरोप लगा रहा है बाबर। उधर धर्मांध शासक बाबर है, जिसका सपना है यहां पर सत्ता स्थापित करना, यानी खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, रूपवास तहसील गंभीरी नदी। खानवा युद्ध में एक तरफ है राणा सांगा, एक तरफ है बाबर। दोनों ही खूंखार शासक हैं जी। दोनों अपनी शक्ति संयोजित कर रहे हैं खानवा युद्ध के लिए, परंतु दोनों के द्वारा शक्ति संयोजित करने का जो तरीका है वो तरीका न्यारा न्यारा है। बस इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। राणा सांगा खानवा युद्ध के लिए अपनी शक्ति संयोजित कर रहा है, परंतु इसने सहारा लिया था एक प्रथा का, पाती परवन प्रथा का। हालांकि बाबर भी अपनी शक्ति संयोजित कर रहा है, जिसने सहारा लेगा जिहाद का। बात करेंगे बाद। पाती परवन प्रथा वो प्रथा है कि राणा सांगा राजपुताना के समस्त शासकों को पत्र लेखन करेगा और वहां पर पत्र भेजता है, और उसके तहत एक झंडे के नीचे विदेशी के खिलाफ युद्ध करना, यानी समस्त राजपुताना की सेना एक बाबर के विरुद्ध युद्ध करेंगी, उसे ही कहते हैं पाती परवन, यानी पत्र लिख लिख कर बुलाया गया था। इस पाती परवन प्रथा के तहत माना यह जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि 7 राजा 9 राव व 104 सरदारों ने राणा सांगा की सेना में भाग लिया था। और राणा सांगा पाती परवन प्रथा के तहत यदि बीकानेर के शासक की बात करें तो बीकानेर का शासक था कल्याणमल। कौन था जी, कल्याणमल, जो राणा सांगा की सेना में खानवा युद्ध में भाग लेता है। यदि हम मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ यानी जोधपुर, तो मारवाड़ का शासक था मालदेव राठौड़। हम बात करें जालोर की, तो जालोर का था अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा। हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही का शासक था अखेराज
दुदा, अखेराज दुदा कह दो या देवड़ा। उसके बाद में यदि हम बात करें सादड़ी, तो सादड़ी का था झाला अज्जा। ध्यान रहे दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा जब घायल होते हैं तो घायल राणा सांगा का राज चिन्ह जो धारण किया था वो झाला अज्जा ने किया था। उसके बाद में जो गोगुंदा का था वो था झाला सज्जा। कौन था? झाला सज्जा था। उसके बाद में यदि बात करें सलूम्बर की, तो सलूम्बर का था रतन सिंह चूड़ावत। कौन था? रतन सिंह चूड़ावत। उसके बाद में यदि हम बात करें चंदेरी का, तो चंदेरी का था मेदिनी राय। कौन था जी? मेदिनी राय। यदि हम बात करें ईडर, और ईडर पड़ता है गुजरात का हिस्सा, और ईडर गुजरात का था वो था भारमल। कौन था जी? भारमल। हम बात करें वागड़, और वागड़ का था उदय सिंह। वागड़ का कौन? उदय सिंह। हम यदि बात करें प्रतापगढ़, रायसेन प्रतापगढ़ है क्षेत्र मेन, रायसेन की बात कर सकते हैं, तो सलहदी तंवर। सलहदी तंवर वो बंदा है जो राणा सांगा व बाबर के मध्य पत्र व्यवहार भी करता था, और सलहदी तंवर ही राणा सांगा का विश्वासघाती होता है, गद्दार होता है सलहदी तंवर, जो बाबर से मुलाकात कर लेगा युद्ध के दौरान। उसके बाद में यदि हम बात करें हाड़ौती के क्षेत्र से, तो हाड़ौती के क्षेत्र से थे नारायण दास, नारायण राव कह सकते, नारायण राव। उसके बाद में यदि मध्य में नागौर यानी मेड़ता के क्षेत्र से वीरमदेव मेड़तिया। कौन था जी? वीरमदेव मेड़तिया। उसके बाद में यदि हम आमेर रियासत की बात करें, तो आमेर रियासत का था पृथ्वीराज कछवा है। उसके बाद में हम जगनेर भरतपुर के क्षेत्र की यदि बात करें, तो जगनेर भरतपुर का था अशोक परमार। यानी हमने प्रमुख उन राजा राव व सरदारों को देखा है जो राणा सांगा का खानवा युद्ध में साथ देते हैं। इसी बीच यदि हम मेवात की बात करें, तो हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। ध्यान रहे, राणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति होता है हसन खां मेवाती। ये राणा सांगा की पूरी फौज है, जिसमें बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ का मालदेव, जालेर का अखेरा सोनगरा, सिरोही का दुद्दा है, सादड़ी का झाला अज्जा है, गोगुंदा का झाला सज्जा, सलूम्बर का रतन सिंह चुड़ावत है, मेवात का हसन खां मेवाती, चंदेरी का मेदिनी राय, ईडर का भारमल, वागड़ का जो उदय सिंह, उसके बाद में रायसेन का सलहदी तंवर विश्वासघाती, हाड़ौती का नारायण राव, मेड़ता का वीरमदेव मेड़तिया, आमेर का पृथ्वीराज काछवा, और पृथ्वीराज काछवा ने ही राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था। जगनेर का अशोक परमार। इधर यह अपनी शक्ति बड़ी ही सरलता से संयोजित की है, क्योंकि पाती परवन प्रथा के तहत पत्र व्यवहार के माध्यम से राजपूताना के शासकों को संयोजित करना। अब देखो, बाबर की सेना इससे एक माह पहले 17 मार्च है ना, तो इससे एक माह पहले 16 फरवरी 1527 में बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से बुरी तरह पराजित हो चुकी थी। इसलिए बाबर की सेना युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं हो रही। साथ में मोहम्मद शरीफ नामक एक काजी था, उसने भी यह घोषणा कर दी थी कि जो पश्चिमी दिशा से जो पूर्वी दिशा से युद्ध अटैक करेगा वो बंदा हारेगा, और बाबर की स्थिति यदि दिल्ली के क्षेत्र से यदि इधर आएगा भरतपुर की तरफ, तो वो पूर्व से आने की हो रही थी। इसलिए बाबर की सेना भयभीत थी। बाबर इस्लाम के विरुद्ध था, शराब वगैरह का सेवन करता था, और ये बाबर ने घोषणा कर दी कि आज के बाद इस्लाम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। फिर भी बाबर की सेना तैयार नहीं होती। बाबर ने कहते हैं अपने शराब पीने वाले जो चांदी के पात्र तुड़वा दिए, फिर भी बाबर की सेना तैयार नहीं होती। फिर बाबर ने अपनी सेना पर लगने वाले कर भी हटा दिया था, तमगा कर हटा दिया, फिर भी बाबर की सेना तैयार नहीं हुई।
इसलिए बाबर ने इस युद्ध को घोषित कर दिया था जिहाद युद्ध। ये एक राजनीतिक युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध होगा, हिंदू व मुसलमान का युद्ध है। यदि हम वीर गति को प्राप्त होंगे तो अल्लाह हमें दात देगा, अल्लाह खुश होगा। हमारे क्षेत्र व भारतीय क्षेत्र के मध्य चंद दिनों की यात्रा है, हारेंगे तो हमारी बहुत बुरी दशा होगी, जीत जाएंगे या शहीद हो जाएंगे तो हमें अल्लाह धन्यवाद देगा। और बाबर ने किस युद्ध को जिहाद युद्ध घोषित किया था? तो कह सकते हैं खानवा युद्ध को। किस युद्ध को? खानवा युद्ध को। दूसरी बात, मेन बाबर युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में बाबर का जो तोपची था, तोपखाना था, मुस्तफा खां और उस्ताद खां, ये इनके तोपची थे। और मेहंदी जो खवाजा था, मेहंदी खवाजा, ये बाबर की सेना का सेनापति होता है। बाबर ने जिहाद का नारा दे दिया तोपखाने के माध्यम से, और इधर सलहदी जो तंवर था, इसके विश्वासघात करने के कारण यह भी बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। और बाबर राणा सांगा को बाबर की सेना ने घेर लिया था। घेरने के कारण राणा सांगा घायल हो जाते हैं इस युद्ध में। घायल राणा सांगा को आमेर के शासक पृथ्वी राज काचवा ने युद्ध मैदान से बाहर निकाला। वह सादड़ी के झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया था और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। और इस युद्ध में बाबर का जीतने का कारण था बाबर के पास तोपखाना होना और अपना विश्वासघाती सलहदी तंवर। कौन था? सलहदी तंवर, जो पहले किसकी सेना में था? तो हम बता सकते हैं पहले राणा सांगा की सेना में था। इस युद्ध का परिणाम यही निकला कि पानीपत के युद्ध में मुगल सत्ता की जिसकी स्थापना हुई थी उस पर अब भैया मोहर लग गई थी। वास्तविकता यही स्वीकार करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। ध्यान देना, इस युद्ध में चंदेरी का मेदिनी राय राणा सांगा का साथ दे रहा है, इसलिए बाबर ने लगे हाथ 1528 में चंदेरी पर आक्रमण करता है और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। राणा सांगा घायल जरूर हो गया, घायल राणा सांगा को युद्ध मैदान से जरूर निकाला गया, परंतु घायल राणा सांगा का सपना अभी भी यही है कि मैं बाबर से कैसे भी करके वापस पुनः लड़ूं और मेरी हार का बदला लूं। परंतु कुछ राजपूत सरदार थे, उन्होंने सोचा यदि पुनः युद्ध होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसी कारण राणा सांगा को 1528 में 30 जनवरी 1528 में विष दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है और कालपी दौसा में राणा सांगा का देहांत हो जाता है सरदारों के द्वारा जहर दिए जाने के कारण। और भारत में जिस मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने की थी और इस पर मोहर लग जाती है, क्योंकि उसमें मोहर लगाने वाले अपने विश्वासघाती सलहदी तंवर जैसे इंसान थे और बाबर के पास तोपखाना था। कालपी दौसा में राणा सांगा का 30 जनवरी 1528 को देहांत हो जाता है। हालांकि जो इनका छतरी वगैरह राणा सांगा की बनी हुई है वो बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो ये था मुगल राजपूत संबंध के तहत बाबर व राणा सांगा। जो राणा सांगा 1528 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। हालांकि राणा सांगा की यदि दो बात करें तो राणा सांगा शासक जो बने थे वो शासक 1509 में बनते। कब बनते हैं जी? 1509 में शासक बनते हैं राणा सांगा, या गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि जन्म की हमने बात कर ली थी 12 अप्रैल 1482। पिता थे रायमल इनके और माता थी रतन कुंवर। 80 घाव सैनिकों का भगनाव से राणा सांगा आखिर अपने ही जो सलहदी तंवर जैसे विश्वासघातियों के कारण
जो पराजित हो जाता है और यहाँ वीर गति को प्राप्त करना उनकी मजबूरी थी। और आगे इसी क्रम में जो बाबर था, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था मेदिनी राय को, और मेदिनी राय को पराजित करने का कारण था कि मेदिनी राय ने साथ दिया था राणा सांगा को, और मालवा के क्षेत्र में इसका शासन था मेदिनी राय का। धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ेंगे और कल देखेंगे पार्ट 2 जिसमें मुगल राजपूत संबंध की बात करेंगे। जी धन्यवाद।